एवरीवन, सोशलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ द विलेजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे और कंसेप्ट ऑफ रूरल अर्बन कंटिन्यूम, इसका मतलब ग्रामीण और नगरीय सातत्य है वो क्या होता है, ग्रामीण और नगरीय समुदायों में अंतर क्या है, गाँव के कितने प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है, किन आधारों पर गाँव के वर्गीकरण किया गया, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। हम शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ विलेजेस, गाँव के प्रकार। गाँव के कौन कौन से प्रकार हैं? तो गाँव के प्रकार में हम सबसे पहले लेते हैं जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर गाँव को 3 भागों में बांटा गया। जनसंख्या के आधार पर का तात्पर्य ये हुआ कि किस गाँव की जनसंख्या कम है, अधिक है या बहुत ज़्यादा है, उसके आधार पर गाँव को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग हैं। बड़े गांव। बड़े गांव वो गांव होते हैं जिनकी जनसंख्या 2000 से 5000 तक है। मध्यम गांव जिनकी जनसंख्या 5000 से 2000 के बीच, 500 से 2000 के बीच में है। और छोटे गांव वो गांव होते हैं जिनकी जनसंख्या 500 से कम है। तो देखिए, छोटे गांव जिनकी जनसंख्या 500 से कम है वो छोटे गांव कहलाएंगे। मध्यम गांव जिनकी जनसंख्या 500 से 2000 के बीच में है। और बड़े गांव वो गांव कहलाएंगे जिनकी जनसंख्या 2000 से 5000 के बीच में है। इसके अलावा भारत सरकार ने जो गांव का विभाजन किया था वो 5 आधारों पर किया था। तो उसको 5 भागों में बांटे थे। छोटे गांव, मध्यम गांव, बड़े गांव और एक उन्होंने विस्तृत गांव कहा था, और एक कहा था घने बसे गांव। विस्तृत गांव वो गांव कहा था जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक हो, और घने बसे गांव जिनकी जनसंख्या और अधिक हो, जो दूर दूर तक फैले हुए हो। तो जनसंख्या के आधार पर गांव को 3 भागों में बांटा गया, छोटे गांव, मध्यम गांव और बड़े गांव। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल का मतलब उस गांव का एरिया कितना है। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो गांव का वर्गीकरण किया गया है वो 2 भागों में किया गया है, विस्तृत गांव और सीमित गांव। विस्तृत गांव वो गांव होते हैं जो जिसका एरिया ज़्यादा हो, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो। आप देखोगे कुछ एक गांव में जो छोटे गांव होते हैं और उनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, मतलब उस गांव का रकबा या एरिया ज़्यादा है। और कुछ एक गांव ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी जनसंख्या तो ज़्यादा हो लेकिन उसके पास एरिया या रकबा कम हो, उसका एग्रीकल्चरल लैंड कम हो, तो वो सीमित गांव में आएगा। तो क्षेत्रफल के आधार पर विस्तृत और सीमित गांव 2 भागों में। विस्तृत गांव वो गांव होते हैं जिनका जो एरिया है वो ज़्यादा है, और सीमित गांव वो होते हैं जिनका एरिया या क्षेत्रफल है वो कम है। इसके पश्चात हम चलते हैं नगरीय लक्षणों के आधार पर। नगरीय लक्षणों का तात्पर्य ये हुआ भी शहरी लक्षण के आधार पर, जिस शहरी विशेषताएं उनमें दिखाई दे रही या नहीं दे रही है, शहर जैसी सुविधाएं उनमें है या नहीं है। तो नगरीय लक्षणों के आधार पर हम 3 भागों में जो गांव है उसको बांटा गया है। वो 3 भाग हैं। नगरीकृत गांव। नगरीकृत गांव वो गांव कहलाते हैं जिनमें नगर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जो नगर जैसे हों, जिसमें उद्योग भी हैं, फैक्ट्रियां भी हैं, पक्की गलियां हैं, चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं हैं, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हैं, रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं, मतलब शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ पर, उसको उन गाँवों को नगरीकृत गाँव कहेंगे। लेकिन नगरों के मुकाबले में वो सुविधाएं कम है। अर्धनगरीकृत गांव वो गांव होते हैं जो ग्रामीण की विशेषताएं भी उनमें है, ग्रामीण क्षेत्र की विशेषताएं भी है, वो कृषि का कार्य भी करते हैं, और नगरीय सुविधाएं भी, उद्योग और फैक्ट्रियां भी वहाँ पर है। मतलब ग्रामीण गांव और नगरीकृत गांव के बीच की सुविधाओं वाले गांव है, बीच की अवस्थाओं वाले गांव है, उन गाँव को अर्धनगरीकृत गाँव कहा गया है। इसके साथ ग्रामीण गाँव वो गाँव होते हैं जो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है, और प्राकृतिक अवस्था में अपना जीवन यापन वो करते हैं। वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हैं, वो प्रकृति से वो अपनी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करते हैं। चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार आदि के अवसर वहाँ पर कम उपलब्ध हैं। लोग ज़्यादातर है वो कृषि कार्यों में ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे गाँव को ग्रामीण गाँव कहा जाता है। तो नगरीय लक्षणों के आधार पर नगरीकृत गाँव, अर्धनगरीकृत गाँव और ग्रामीण गाँव 3 भागों में बांटा गया। इसके पश्चात अर्थव्यवस्था के आधार पर, इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर हम जो गांव है उसको 3 भागों में बांटते हैं। एक उद्योग प्रधान गांव, कृषि प्रधान गांव, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले गांव। उद्योग प्रधान गांव वो गांव होते हैं जिसमें आय का जो मुख्य साधन है वो उद्योगों से है। गांव में उद्योग या फैक्ट्रियां लगे हुए हैं, वहाँ पर लोग कार्य करते हैं और उनसे अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ऐसे गांव को उद्योग प्रधान गांव कहेंगे। मतलब उस गांव में जो रोजगार का जो केंद्र है वो उद्योग है। और कृषि प्रधान गांव वो गांव कहलाते हैं जहां पर रोजगार का जो केंद्र है वो कृषि है।
कृषि कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। कृषि कार्य वहाँ पर है, कृषि पर वो पूरी तरह से निर्भर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले गांव, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले गांव वो गांव कहलाएंगे जो कृषि पर भी निर्भर हैं और उद्योगों पर भी निर्भर हैं। गांव में उद्योग भी हैं और लोग कृषि कार्यों में भी लगे हुए हैं, तो ऐसे गांव है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले गांव कहलाएंगे। तो अर्थव्यवस्था के आधार पर गांव को उद्योग प्रधान गांव, कृषि प्रधान गांव और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले गांव कहा गया है। इसके पश्चात सुविधाओं के आधार पर, जब हम सुविधाओं की बात करते हैं तो सुविधा के आधार पर हमने फिर 3 भागों में बांटा है। सुविधा युक्त गांव, आंशिक सुविधा युक्त गांव। सुविधा के आधार पर 3 भागों में, ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विलेजेस। और इसके अंदर हम कौन कौन से बांटेंगे? सुविधा युक्त गांव, आंशिक सुविधा युक्त गांव और सुविधाहीन गांव। सुविधा युक्त गांव कौन से होंगे? सुविधा युक्त गांव वो गांव होते हैं जिनमें अत्यधिक सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ पर रोजगार की अच्छी सुविधा उपलब्ध है, शिक्षा, उच्च शिक्षा की भी सुविधाएं उपलब्ध है, मतलब शिक्षा के अच्छे अवसर उपलब्ध है, वहाँ पर रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध है, चिकित्सा की सुविधाएं अच्छी है। तो इसका मतलब ये हुआ गलियाँ पक्की है, सीवर की व्यवस्था है और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था वहाँ पर है, तो ऐसे गांव सुविधा युक्त गांव कहलाएंगे। आंशिक सुविधा युक्त गांव वो गांव कहलाएंगे जहाँ पर सुविधाएं तो है परंतु कम सुविधाएं हैं, पूरी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और सुविधाहीन गांव वो गांव कहलाएंगे जहाँ पर सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर कच्ची गलियाँ हैं, गलियों में गड्ढे हैं और वहाँ पर बिजली की व्यवस्था भी पूरी नहीं है, पानी की व्यवस्था पूरी नहीं है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, रोजगार शिक्षा के उचित अवसर उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर आवागमन के साधन नहीं है, आवागमन के लिए अच्छी सड़कें नहीं बनी हुई है, ऐसे गाँव को सुविधाहीन गाँव कहेंगे। तो ये गाँव का एक वर्गीकरण था। अब इसमें आप देखिए गाँव का वर्गीकरण किन आधारों पर किया हमने? जनसंख्या के आधार पर 3 भागों में, क्षेत्रफल के आधार पर 2 भागों में, नगरीय लक्षणों के आधार पर 3 भाग, अर्थव्यवस्था के आधार पर 3 भाग और सुविधाओं के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। तो इसको आपको पॉइंटों को एक्सप्लेन करना है। पॉइंट आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? जैसे पहला पॉइंट है, मान लीजिए इसका पॉइंट नंबर 1 लिखकर आप लिखेंगे इसमें जनसंख्या के आधार पर गांव का वर्गीकरण किया गया है, उसमें गांव को 3 भागों में बांटा गया है। जनसंख्या की अधिकता और न्यूनता के आधार पर गांव को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, जिनका वर्णन इस प्रकार है, फिर उनका वर्णन कर देंगे। गांव के क्षेत्रफल या उसका कितना एरिया, इसके आधार पर भी गांव को अलग अलग भागों में बांटा गया, जिनका वर्णन इस प्रकार है, फिर इसका वर्णन कर देंगे। इस तरह से आपको अच्छी तरह से इनको एक्सप्लेन करना है। ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में अंतर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तो गाँव है और ये नगर है। यहाँ पर अब देखिए सुविधाएं देखिए, गांव जो है उस गांव के अंदर देखिए क्या है, यहाँ पर कच्ची सड़कें हैं, यहाँ पर देखिए सड़कें पक्की है, यहाँ पर मकान भी कच्चे हैं और झोंपड़ी नुमा मकान बने हुए हैं, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे पक्के मकान हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, देखिए फल फ्रूट लगे हुए हैं, अच्छे साधन हैं, अच्छी सड़कें हैं, यातायात के साधन अच्छे हैं, भीड़ भाड़ है, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं भी यहाँ पर साथ साथ में दिखाई दे रही है, जैसे बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर खड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो शहर है उसमें अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेगी, नगरों में अधिक सुविधाएं मिलेगी, रहन सहन उच्च होगा, सामाजिक गतिशीलता अधिक होगी, खुलापन होगा, महिलाओं की स्थिति उच्च होगी, मतलब पर्दा प्रथा यहाँ पर नहीं होगी। जबकि गांव की बात करें तो पिछड़े हुए होंगे, प्रकृति की गोद में होंगे, कृषि एकमात्र व्यवसाय होगा। अब गांव के अंदर ऐसी फ्रूट की रेहड़ियाँ थोड़ी देखने को मिलती है अपने को। तो इसका तात्पर्य ग्रामीण और नगरीय समुदाय में क्या अंतर है उसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़। पहला है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर अंतर का मतलब ये होगा कि गांव और शहर, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र की यदि जनसंख्या की तुलना करें तो नगरीय समुदाय है, नगरीय समाज है, उसकी जनसंख्या अधिक है और ग्रामीण समाज की जनसंख्या कम है। इसका कारण ये है कि शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध है, इसलिए लोग रोजगार के लिए वहाँ पर जाते हैं, शिक्षा के लिए वहाँ पर जाते हैं, चिकित्सा के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो उन सुविधाओं के कारण जो नगरीय समाज है उनकी जनसंख्या अधिक है, जबकि ग्रामीण जो समाज है उसमें सामाजिक गतिशीलता के अभाव के कारण और अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं के अभाव के कारण वहाँ की जनसंख्या है वो काफ़ी कम है शहरों के मुकाबले में। दूसरी बात, जनसंख्या में विभिन्नता भी है। गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या है उसमें सजातीयता पाई जाएगी, लगभग एक ही धर्म या फिर एक ही जाति की प्रधानता वाले, बहुलता वाले लोग वहाँ पर निवास करते हैं, एक जैसी संस्कृति के लोग वहाँ पर निवास करते हैं।
परंतु शहरों के अंदर क्या होता है, जनसंख्या विभिन्नता पाई जाएगी, वहाँ पर सजातीयता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न जाति धर्मों संप्रदायों के लोग एक साथ निवास करते हैं। सामाजिक संगठन के आधार पर, सामाजिक संगठन के आधार पर ग्रामीण व नगरीय समुदायों में अंतर देखने को मिलता है। अब सामाजिक संगठन वाले पॉइंट में आप कौन कौन से पॉइंट एक्सप्लेन करोगे? एक तो इसमें आप परिवार को एक्सप्लेन करोगे, एक इसमें हम विवाह को एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान रखना, परिवार, विवाह, और इसके साथ साथ स्त्रियों की दशा, पड़ोस और सामाजिक सत्रीकरण, इन 4 पॉइंट को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला हम लेते हैं परिवार सामाजिक संगठन में। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार है वो संयुक्त परिवार होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र में परिवार है वो एकल परिवार होते हैं। नगरीय क्षेत्र में परिवारों का महत्व कम है, परिवार का नियंत्रण कम होता है, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति परिवार पर निर्भर नहीं है। परिवार से बाहर भी, जैसे खाना है उसे तो होटल में ले लेगा, कपड़े धुलाने हैं तो बाहर धोबी से धुला लेगा, मनोरंजन करना है तो सिनेमा वगैरह में चले जाएगा। तो इसका मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र है, वहाँ पर परिवार का नियंत्रण व्यक्ति के ऊपर कम होता है, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें परिवार का नियंत्रण व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि शारीरिक, मानसिक, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, भोजन के लिए, इन सब के लिए व्यक्ति परिवार के ऊपर ही निर्भर रहता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ पर परिवार है वो मुख्य संगठन का आधार है, मुख्य संगठन की प्रमुख इकाई है, जबकि जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर परिवार का महत्व ग्रामीण क्षेत्र से कम है। दूसरा है विवाह। विवाह जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जब हम बात करें तो विवाह माना जाता है दो परिवारों का, दो रिश्तेदारों का मिलन, और ये जो विवाह का जो कार्य है ये परिवार या रिश्तेदारों के द्वारा संपन्न किया जाता है। लड़का या लड़की देखने का कार्य परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों के द्वारा किया जाता है। जबकि शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर विवाह है वो दो व्यक्तियों का मिलन माना जाता है, और वहाँ पर लड़का या लड़की देखना है, विवाह का कार्य वो लड़का लड़की पर ही छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब नगरीय क्षेत्र में विवाह में खुलापन है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में विवाह में खुलापन नहीं है। यहाँ पर जाति का बंधन है, रिश्तेदारी का बंधन है, नातेदारी का बंधन है, धार्मिक बंधन है, और यहाँ पर अरेंज मैरिज होती है। जबकि ग्रामीण नगरीय क्षेत्र की यदि बात करें तो वहाँ पर कोर्ट मैरिज या प्रेम विवाह भी काफ़ी होते हैं। इसके पश्चात हम करते हैं स्त्रियों की दशा। ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की दशा काफ़ी निम्न है, वो उनकी दुनिया 4 दीवारी तक ही सिमटी हुई है, और वो एजुकेशन रूप से काफ़ी पिछड़ी हुई है, रोज़गार के अवसर उपलब्ध नहीं है, वो दिन रात घर की 4 दीवारी के अंदर ही कार्य करती है, पर्दा प्रथा के अंदर रहती है। तो वहाँ पर स्त्रियों की दशा काफ़ी निम्न है। जबकि इसी से हम आगे बढ़ते हैं नगरीय क्षेत्र की तरफ, तो वहाँ पर पर्दा प्रथा नहीं है, महिलाएं हैं वो शिक्षित है, इसलिए वो रोज़गार में भी हाथ बंटाती है, इसलिए वो आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर है, तो उनकी स्थिति दयनीय नहीं है। परंतु यदि महिलाओं पर अत्याचार की बात करें तो वो ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले में शहरी क्षेत्र में महिलाओं पर अपराध ज़्यादा होते हैं, क्योंकि महिलाएं बाहर काम करती है, बाहर भी जाती है, तो उन पर उनका शोषण जैसी घटनाएं, उन पर जैसे तेजाब डालने की घटनाएं, यौन शोषण की घटनाएं ऐसी उनके साथ ज़्यादा घटित होती है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। इसके पश्चात है पड़ोस। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पड़ोस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पड़ोस सामाजिक नियंत्रण का काम भी करता है, समाजीकरण का काम भी करता है, और पड़ोसियों के आपस में घनिष्ठ संबंध होते हैं और एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र के अंदर पड़ोस का महत्व लगभग न के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पर व्यक्तिवादी भावना होती है, सामुदायिक भावना नहीं होती है। शहरों के अंदर ऊपरी मंजिल वाला निचली मंजिल वाले व्यक्ति को नहीं जानता, और गाँव के अंदर पूरे गाँव को व्यक्ति जानता है, पूरे गाँव के साथ संबंध होते हैं। शहरों के अंदर देखिए, यदि ऊपरी जो नीचे मंजिल है उसमें यदि किसी की डेथ हो रही है, लाश पड़ी है, और ऊपरी मंजिल पर विवाह शादी का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से चलाया जा रहा है, तो वहाँ पर कोई उसे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है भी नीचे किसी की डेथ हो रही है। लेकिन गांव के अंदर देखिए, शादी का प्रोग्राम है, यदि गांव में कहीं भी डेथ हो जाए और उस दिन शादी हो तो डीजे वगैरह बजाना है, खुशियाँ मनाना है, वो बहुत कम हो जाता है। तो जो इस तरह की जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सामुदायिक भावना ज़्यादा पाई जाती है पड़ोस के आधार पर। सत्रीकरण के आधार पर सामाजिक संगठन की बात करें, इसके अंदर हमने जो ये 4-5 पॉइंट किए, इसमें सत्रीकरण लास्ट है। सामाजिक सत्रीकरण, गाँव में सामाजिक सत्रीकरण है वो जाति के आधार पर पाया जाता है। जाति के आधार पर, उच्चता या निम्नता के आधार पर समाज को बांटकर उसी के आधार पर भेदभाव किया जाता है। वही शादी के तय करता है, वही सामाजिक खान पान, रहन सहन आदि को डिसाइड करता है। जबकि शहरी क्षेत्र के अंदर सामाजिक सत्रीकरण है वो वर्ग के आधार पर पाया जाता है। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, शोषक वर्ग, शोषित वर्ग, श्रमिक वर्ग, व्यवसायी वर्ग, इनके आधार पर अंतर पाया जाता है।
ग्रामीण क्षेत्र में जाति का महत्व है और शहरी क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र में वर्ग का महत्व है, व्यक्तिगत गुणों का महत्व है। तो ये सामाजिक संगठन के आधार पर दोनों में अंतर थे। इसके पश्चात हम व्यवसाय के आधार पर करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय है, वो मुख्य व्यवसाय वो कृषि और पशुपालन है। उसके अलावा व्यवसाय के बहुत कम अवसर उपलब्ध है। जबकि शहरी क्षेत्र में स्टैंडर्ड व्यवसाय है, स्टैंडर्ड रोजगार के अवसर है, कार्य विशेषीकरण है, व्यक्ति अपनी कुशलता के आधार पर कोई भी व्यवसाय कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवसाय है वो जाति के आधार पर या पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। परंतु ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में व्यक्तिगत गुणों का महत्व होने के कारण वहाँ पर व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता भी है। व्यक्ति अपनी कार्यकुशलता, अपनी रुचि के अनुसार कोई भी व्यवसाय कर सकता है। पर्यावरण के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में पर्यावरण के आधार पर भी अंतर है। पर्यावरण के आधार पर अंतर का तात्पर्य ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र है वो पूरी तरह से, वहाँ के लोग हैं वो पूरी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं। प्राकृतिक उनका खान पान है, प्राकृतिक उनका रहन सहन है और उसी पर्यावरण में वो अपना जीवन यापन करते हैं। जबकि शहरी क्षेत्र के अंदर उनका वातावरण है वो कृत्रिम है, धूल भरा है, प्रदूषण भरा है, बनावटी है। समुदायों के आकार के आधार पर अंतर, समुदायों के आकार के आधार पर भी अंतर पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर समुदायों का आकार छोटा होता है, क्योंकि रोजगार के अवसर कम है, सामाजिक गतिशीलता कम है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या है वो कम होगी। जबकि शहरी क्षेत्र का आकार, वहाँ पर समुदायों का आकार बड़ा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर रोजगार के अधिक का अवसर उपलब्ध है। वहाँ पर विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों के लोग आकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वहाँ का आकार है वो बड़ा है। सामाजिक संबंधों के आधार पर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो सामाजिक संबंध है वो अनौपचारिक होते हैं, वो प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। संबंधों में घनिष्ठता होती है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। स्वार्थ के ऊपर आधारित संबंध नहीं होते, सहयोगात्मक संबंध होते हैं। तो यहाँ पर अनौपचारिक ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण समुदाय के जो संबंध है वो अनौपचारिक होंगे, घनिष्ठ होंगे, प्रत्यक्ष होंगे और सामुदायिक भावना या सहयोग की भावना पर आधारित होंगे, अपनत्व की भावना पर आधारित होंगे। जबकि शहरी क्षेत्र के अंदर संबंधों की बात करें तो वो उसका आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए सभी व्यक्ति एक दूसरे को जानते नहीं जानते हैं, तो उनके संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि उनके अनौपचारिक संबंध वहाँ पर पाए जाते हैं। व्यक्तिवादिता की भावना के ऊपर वहाँ पर, व्यक्तिवादिता या स्वार्थ की भावना के ऊपर वहाँ पर संबंध पाए जाते हैं। जैसे शहर लीजिए, कोई भी शहर, उसमें हम सभी को थोड़ी जानते हैं, और किसी के साथ हमारे रिलेशन होंगे तो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार रिलेशन होंगे। लेकिन गांव में हम सभी को जानते हैं और सभी के साथ बिना किसी स्वार्थ के हमारे अनौपचारिक संबंध होते हैं। सामाजिक नियंत्रण के आधार पर गांव का आकार छोटा होता है, ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होता है, सभी व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं, प्रत्येक संबंध होते हैं। तो इसीलिए गांव में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर निगरानी करता है। इसका मतलब गांव में प्रत्येक व्यक्ति पुलिस का काम करता है, वो दूसरे के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। यहाँ पर नियंत्रण के साधन कौन से होंगे? यहाँ पर नियंत्रण के साधन जैसे रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, परिवार, पड़ोस, मित्र, रिश्तेदार आदि है वो सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अनौपचारिक साधन होंगे। जबकि नगरीय समुदाय है वहाँ पर एक दूसरे को जानते नहीं है, आकार बड़ा है, औपचारिक संबंध होते हैं, तो वहाँ पर जो नियंत्रण के साधन है वो भी औपचारिक ही होंगे। वहाँ पर जो सामाजिक नियंत्रण है वो पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा, कचहरी के द्वारा आदि के माध्यम से रखा जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर अंतर, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर भी अंतर पाया जाता है, क्योंकि हमने किया है गाँव ग्रामीण जो समुदाय है उसमें प्रत्येक संबंध होते हैं, तो वहाँ पर प्रत्येक संघर्ष देखने को मिलता है। वहाँ पर थोड़ी सी बात के लिए लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अनपढ़ता है, अज्ञानता है, उन्हें नियमों कानूनों का पता नहीं है। और दूसरा, इसके साथ साथ वहाँ पर सहयोग भी बहुत अधिक पाया जाता है। वहाँ पर सहयोग भी है, संघर्ष भी है। जबकि नगरीय समाज के अंदर लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो वहाँ पर प्रत्येक संघर्ष नहीं पाया जाता। वो लोग पढ़े लिखे हैं, कानून नियमों का उन्हें ज्ञान है, वो रूढ़िवादी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर जो लोग हैं वो अप्रत्यक्ष संघर्ष करते हैं। वो मारने पर उतारू नहीं होंगे, वो पुलिस या कानून के माध्यम से एक दूसरे अपना मैटर है वो सुलझाने का कार्य करेंगे। इसके पश्चात सामाजिक गतिशीलता में अंतर, जो ग्रामीण समाज है उसमें सामाजिक गतिशीलता का अभाव पाया जाता है, वहाँ पर स्थायीपन होता है। देखिए, ग्रामीण समाज है वहाँ पर सामाजिक गतिशीलता का अभाव पाया जाता है, जबकि शहरी समाज में सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। तो ग्रामीण समाज में स्थायित्व और शहरी समाज में सामाजिक गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब ये होता है कि लोगों का आना जाना लगा रहना।
तो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं है, कृषि कार्य है वो भी निश्चित है भी किसकी खेती है और उस पर कौन काम कर रहा है, तो इसलिए दूसरे व्यक्ति वहाँ पर आकर नहीं बसेंगे, तो वो एक स्थायी है। अपने गांव के अंदर देखते हैं कितने नए परिवार आकर बसे हैं, कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, बहुत कम। जबकि शहरों की बात करें तो शहरों के अंदर सामाजिक गतिशीलता बहुत है, क्योंकि वहाँ पर लोग हैं वो रोज़गार के लिए आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, नौकरी पेशे के लोग हैं वो भी आ जा रहा वहाँ पर रहे हैं, तो वहाँ पर सामाजिक गतिशीलता अधिक है। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्र के लोग अधिक जोखिम उठाने वाले, साहसी होते हैं और वो प्रत्येक काम में रिस्क लेकर अन्य काम का वहाँ पर कर लेते हैं, दूसरी जगह पर भी काम कर लेते हैं। जबकि गांव के क्षेत्र लोग हैं वो रूढ़िवादी होंगे, वो अपना बाढ़ आपदा आदि स्थिति में बेबस होकर तो गांव को छोड़ सकते हैं, वरना वो अपने गांव को नहीं छोड़ेंगे। अपनी जो कृषि है, जो आजीविका मिल बन रही है खेती से, उसी से अपना काम चलाएंगे। आर्थिक जीवन के आधार पर बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रामीण जो समाज है वहाँ पर तो खेती का मुख्य कृषि या पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय है, तो वहाँ पर लोगों की आय कम है, आय कम है तो उनका जीवन स्तर भी निम्न होगा। जबकि दूसरी हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर रोज़गार के बहुत ज़्यादा अवसर उपलब्ध हैं, कार्य विशेषीकरण है, श्रम का विशेषीकरण है वहाँ पर, और लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों के आय अधिक है, रोज़गार के अधिक साधन उपलब्ध है। गाँव का सिद्धांत है, गाँव का मंत्र है कि मेहनत करो और बचत करो, और जबकि शहर का मंत्र है कि मेहनत करो और खर्च करो। तो आर्थिक जीवन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। ग्रामीण समुदाय की जो प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, जबकि शहरी क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। संस्कृति के आधार पर अंतर, सांस्कृतिक विभिन्नता भी देखने को मिलती है। गाँव के अंदर संस्कृति में एक रूपता होती है, सजातीयता होती है, क्योंकि वहाँ पर एक ही भाषा बोलने वाले लोग, एक ही तरह का खान पान और पहनावे वाले लोग वहाँ पर रहते हैं, तो उनका आचार व्यवहार, चाल चलन, खान पान, जो सांस्कृतिक तत्व है उनमें समानता देखने को मिलती है। जबकि शहरी क्षेत्र की हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न व्यवसायों के, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पर एक साथ मिलकर रहते हैं, तो वहाँ पर सांस्कृतिक विभिन्नता भी अधिक होती है। दूसरा, जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर दूसरी संस्कृतियों का प्रभाव भी अधिक पड़ता है, जैसे पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ना, क्योंकि वो उन लोगों के संपर्क में अधिक आते हैं, दूसरी संस्कृति वाले लोगों के संपर्क में अधिक आते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र है उसके जो लोग हैं वो दूसरी संस्कृति के लोगों से उनका बहुत कम मेल मिलाप होता है, तो उनकी सांस्कृतिक तत्व है उनमें भी स्थायीपन होता है। भाग्यवादिता और अंधविश्वास के आधार पर अंतर, जो शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है वो कर्म में विश्वास करता है, वो भाग्य में विश्वास करता है, वो धर्म में विश्वास करता है। कर्म का मतलब किस्मत। जबकि शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो धर्म में विश्वास नहीं करके वो तर्क पर विश्वास करते हैं, वो मेहनत पर विश्वास करते हैं। ग्रामीण समुदाय भाग्यवादिता, जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। इसके साथ साथ जादू टोनों का भी सहारा लिया जाता है, अंधविश्वास का भी बोलबाला है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का अभाव है, शिक्षा की दर है वो बहुत कम है। जबकि शहरी क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण लोगों का दृष्टिकोण है, नज़रिया वो वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक आधार पर सोचते हैं, वो कर्म या किस्मत या भाग्य की बजाय मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब वहाँ पर धर्म की बजाय कर्म का महत्व है, तर्क का महत्व है। मनोवैज्ञानिक आधार पर अंतर, दोनों ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में मनोवैज्ञानिक आधार पर भी बहुत ज़्यादा अंतर है। मनोवैज्ञानिक का मतलब है भावनात्मक रूप से। ग्रामीण समुदाय है वहाँ पर सामुदायिक भावना पाई जाती है, सहयोग की भावना पाई जाती है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की भावना पाई जाती है, और एक दूसरे के लोग सुख दुख के साथी होते हैं। जबकि शहरी क्षेत्र में व्यक्तिवादिता की भावना पाई जाती है, स्वार्थ की भावना पाई जाती है, वो केवल अपने तक सीमित होते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। महिलाओं की स्थिति के आधार पर, ये हमने आपको पहले ही बताया था, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति निम्न होती है, वहाँ पर पर्दा प्रथा होती है, शिक्षा की दर कम है, चार दीवारी में उनका जीवन संपन्न होता है। परंतु इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अच्छी बात यह है कि वहाँ पर यौन उत्पीड़न या इस तरह के अपराध, तेजाब फेंकना, इस तरह की घटनाएं बहुत, महिलाओं के प्रति अपराध है वो बहुत कम होते हैं। जबकि शहरी क्षेत्र में महिलाएं हैं वो उद्योगों में काम कर रही है, शिक्षा की दर अच्छी है, नौकरी पैसे का काम करे, तो आर्थिक रूप से वो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है, तो उनकी स्थिति अच्छी है गाँव के मुकाबले में। शिक्षा व सुविधाओं के आधार पर, शिक्षा व सुविधाओं के आधार पर नगरीय और ग्रामीण समाज में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। गाँव में उच्च सुविधाएं या टेक्निकल या तकनीकी सुविधाएं, उसकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और गाँव में चिकित्सा की, रोजगार की या फिर
व्यवसाय के आधार के ऊपर हो गया, रहन सहन के ऊपर के आधार पर हो गया। तो इस तरह की किसी भी तरह की सुविधाएं गांव के अंदर तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन शहरों की बात करें तो शहरों में उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा मिलेगी। वहाँ पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है। वहाँ पर रोज़गार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध है। अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी कार्य वहाँ पर कर सकता है। तो ग्रामीण समाज में शिक्षा जैसी अन्य सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, जबकि शहरी क्षेत्र में यहाँ पर बहुत अधिक सुविधाएं मिलती है। जाति और वर्ग के महत्व के आधार पर ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय में जाति और वर्ग के महत्व के आधार पर भी अंतर है। ग्रामीण समुदाय में जाति या जन्म का महत्व होता है। जाति के आधार पर ही सामाजिक प्रतिष्ठा, उसके कार्य, व्यवसाय, आपसी संबंध निर्धारित होते हैं। जबकि शहरी क्षेत्र में वर्ग के आधार पर, उच्च वर्ग निम्न वर्ग के आधार पर आपसी संबंध, सामाजिक सत्रीकरण आदि सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्धारण होता है। शहरी क्षेत्र में चाहे व्यक्ति किसी भी जाति का हो, उसके पोस्ट क्या है, उसका पद क्या है, उसके पास धन दौलत कितना है, उसका रुतबा क्या है, उसका महत्व होगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जाति का महत्व होगा, जन्म का महत्व होगा। शहरी क्षेत्र में वर्ग का महत्व होगा, व्यक्तिगत गुणों का महत्व होगा। सामाजिक सत्रीकरण के आधार पर इसी पॉइंट पे मिलता जुलता है। ये हमने पहले ही आपको बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सत्रीकरण या भेदभाव जाति के आधार पर होता है। जाति के आधार पर ऊंच नीच जातियों का बंटवारा किया गया, उसी के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक सहवास संबंधी नियम योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। जबकि शहरी क्षेत्र में सामाजिक सत्रीकरण, सामाजिक भेदभाव वर्ग के आधार पर है। श्रमिक वर्ग हो गया, व्यवसायी वर्ग हो गया। अपराध के आधार पर भी अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर जो छोटे मोटे अपराध मिलेंगे, वहाँ पर जघन्य अपराध नहीं मिलेंगे। लेकिन शहरी क्षेत्र के अंदर बहुत जघन्य अपराध मिलेंगे। वहाँ पर हत्या, चोरी, डकैती, मारपीट, बलात्कार, तेजाब डालना, इस तरह की घटनाएं या जघन्य अपराध वहाँ पर बहुत होते हैं। प्रदूषण व बीमारियों के आधार पर शहरी क्षेत्र में, चूँकि वो कृत्रिम वातावरण में रहते हैं, वो प्राकृतिक वातावरण से बहुत दूर है, उनका रहन सहन खान पान कृत्रिम है, बनावटी है, तो वहाँ पर इसी कारण उन लोगों को बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और क्योंकि वहाँ पर अधिक वाहन चलते हैं, फैक्ट्रियाँ चलते हैं, उद्योग चलते हैं, तो वहाँ पर प्रदूषण भी बहुत है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र की बात हम करें तो वहाँ पर प्रदूषण लगभग नहीं के बराबर होता है, और वहाँ पर बीमारियाँ भी शहरी क्षेत्र के मुकाबले में काफ़ी कम होती है, क्योंकि वो शुद्ध हवा, शुद्ध खान पान, ताज़ा सब्जी, जो दूध लस्सी वगैरह है वो उनको एकदम से शुद्ध मिलता है। तो वहाँ पर प्रदूषण और बीमारियाँ बहुत कम होती है। व्यक्तिवादी और सामुदायिकता भावना के आधार पर भी ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर पाया जाता है। ग्रामीण समाज है, वहाँ पर सामुदायिक या सहयोग की भावना, मिलजुल कर काम करने की भावना पाई जाती है, जबकि नगरीय समाज के अंदर व्यक्तिवादिता, स्वार्थ की भावना पाई जाती है। तो ये अंतर थे। अब इनके आधार पर हम निष्कर्ष निकालें तो हम कह भी सकते हैं, हालांकि ग्रामीण और नगरीय समुदाय में बहुत अधिक अंतर देखने को मिल रहा है, परंतु ये अंतर यातायात और संचार के साधन उपलब्ध होने के कारण और गाँव का नगरों से और नगरों का गाँव से संपर्क बढ़ने के कारण अब ये अंतर है, इनमें काफ़ी परिवर्तन आया है। इसके पश्चात ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा, ये क्या होती है? ग्रामीण नगरीय सातत्य रूरल अर्बन कंटिन्यूम की कंसेप्ट है। ये क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा, इसमें हम करेंगे प्रत्येक समाज या देश में गांव या नगर दो प्रमुख समुदाय होते हैं। कोई भी देश हो, चाहे कोई भी समाज हो, प्रत्येक के अंदर दो समुदाय मिलेंगे, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। ग्राम प्राथमिक तो वही, नगर द्वितीय समुदाय है, मतलब सबसे पहले गाँव का विकास हुआ, उसके बाद नगरों का विकास हुआ। इन दोनों समुदायों में अनेकों अंतर भी है, बहुत अंतर है दोनों के अंदर। औद्योगिक क्रांति से पूर्व गांव नगरों से पूरी तरह से भिन्न होने के कारण साथ साथ यातायात व संचार के साधनों के अभाव के कारण इन दोनों समुदायों में आपसी अंतःक्रिया का पूर्णतः अभाव पाया जाता था। जब तक यातायात के साधन और संचार के साधनों का विकास नहीं हुआ था, तब तक गाँव के लोगों का नगरों से और नगरों के लोगों का गाँव के लोगों से कोई संपर्क या आपसी अंतःक्रिया, बोलचाल नहीं था। इसके कारण इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर था। परंतु औद्योगिकरण व नगरीकरण के परिणाम स्वरूप यातायात और संचार के साधनों का ज्यों ज्यों विकास होता गया, वैसे वैसे ग्रामीण व नगरीय समुदाय के बीच आपसी संपर्क बढ़ता गया, आपसी अंतःक्रिया बढ़ती गई और इन दोनों के बीच में अंतर बहुत कम हो गया। आज गांव की विशेषताएं शहरों में है और शहरों की विशेषताएं गांव में देखने को मिलती है। तो जो ये ग्रामीण और नगरीय समुदायों के बीच में अंतर कम हुआ, इसी को ही ग्रामीण नगरीय सातत्य या निरंतरता का नाम दिया गया। तो ग्रामीण नगरीय निरंतरता किसे कहते हैं? ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र समुदायों के बीच में अंतर का कम होना ग्रामीण नगरीय सातत्य कहलाता है। ये अंतर कम हुआ कैसे?
इस अंतर कम होने के कारण क्या थे? देखिए, अंग्रेजी शासन, जब अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ों के शासन में भी ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुए, क्योंकि उस समय यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ था। तो इससे नगरीय समुदाय के जो लोग थे उनका गांव से संपर्क बढ़ा और गांव के लोगों का नगरीय समुदायों से संपर्क बढ़ा। तो इससे क्या हुआ, ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं नगरीय समुदाय में और नगरीय समुदाय की विशेषताएं ग्रामीण समुदाय में चली गई। और जब विशेषताओं का आदान प्रदान होने के कारण दोनों की विशेषताएं दोनों जगह देखी जाने लगी तो दोनों में अंतर करना कठिन हो गया, और इसी को कहा गया ग्रामीण नगरीय सातत्य। ग्रामीण नगरीय समुदायों की तुलना में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, इनके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। इनकी तुलना में पहली कठिनाई तो ये आती है कि इनमें सर्वमान्य परिभाषा का अभाव है। ग्रामीण और नगरीय जीवन में भेद करने के लिए एक परिभाषा होनी चाहिए जिनके आधार पर हम इन दोनों में अंतर कर सकें। अब कुछ एक विद्वानों में इन दोनों में अंतर किया है, वो व्यवसाय के आधार पर किया है, कुछ एक ने सामाजिक संबंधों के आधार पर अंतर किया है, कुछ एक ने प्रकृति के साथ संबंध के आधार पर अंतर किया है। तो मतलब सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, कोई सर्वमान्य तत्व नहीं है जिनके आधार पर इन दोनों में अंतर किया गया हो। इसीलिए ग्रामीण व नगरीय समुदाय में तुलना करना, अंतर करना कठिन है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा है वो प्रचलन में आई। ग्रामीण और नगरीय जीवन में अंशों का अंतर। देखिए, ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच में जो अंतर है वो केवल मात्र डिग्री का है, अंशों का है। प्रत्येक नगर में कई ग्रामीण तत्व भी देखने को मिलेंगे और प्रत्येक गांव में नगरीय विशेषताएं को भी देखने को मिलेगी। नगर और गांव की परिवर्तनशील प्रवृत्ति। देखिए, नगर और गांव है वो दोनों ही परिवर्तनशील है। यातायात और संचार के साधनों के कारण उन दोनों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। गांव और इसी के कारण यातायात और संचार के साधन उपलब्ध होने के कारण गाँव का नगरीकरण हो रहा है। इसका मतलब गाँव के नगरीकरण होने का मतलब ये हुआ, गाँव की विशेषताएं, नगरों की विशेषताएं गाँव में, नगरों जैसी सुविधाएं, नगरों जैसे लोगों ने मकान बनाने, एसी लगाने उसमें शुरू कर दिए, तो उसको नगरीकरण हुआ। और गांव शहरों का भी ग्रामीकरण हुआ, क्योंकि गाँव की जो विशेषताएं वो शहरों के अंदर लोग अपनाने लगे। तो ग्राम तथा नगर का अंतर कम होता जा रहा है। ग्राम तथा नगर के बीच परस्पर आपसी आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही ग्रामीण नगरीकरण की संज्ञा दी गई है। ग्रामीण नगरीय सातत्य का नाम दिया गया है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं भी, इस निरंतरता के कारण क्या है, ये चेंजेस कम क्यों हुए। एक तो औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ कि एक जगह पर रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हुए। यातायात और संचार के साधन थे ही तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब उद्योगों में काम करने के लिए जाने लगे। और औद्योगिकरण के कारण जो शहर के क्षेत्र लोग हैं वो भी कच्चे माल के लिए गाँवों पर निर्भर हुए। तो उन दोनों का आपस में संपर्क बढ़ा, और संपर्क बढ़ने पर दोनों जगह पर सुविधाओं का लेन देन हुआ, विशेषताओं का लेन देन हुआ, जिससे ग्रामीण नगरीय सातत्य या निरंतरता को बल मिला। मतलब इन दोनों में अंतर है वो कम हुआ। नगरीकरण महत्वपूर्ण कारण रहा ग्रामीण नगरीय सातत्य का। नगरीकरण के कारण गांव के लोग हैं वो नगरों की तरफ बढ़े, और जब नगरों की तरफ बढ़े तो गांव की विशेषताएं भी अपने साथ ले गए, अपनी गांव की विशेषताओं को भी उन्होंने बनाए रखा। और जब वापस लौट कर आए तो नगरों की विशेषताएं हैं वो गांव के अंदर वैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। लोगों ने वैसी सुविधा गाँव के अंदर लागू की, या सरकार के द्वारा भी वैसी सुविधाएं गांव के अंदर प्रदान की गई। अब आप गांव में देखोगे ऊंचे ऊंचे टावर लगे हुए हैं, पक्की सड़कें हैं, सीवरेज की व्यवस्था भी है, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था है, चिकित्सा की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है। इसका मतलब क्या हुआ, गांव का नगरीकरण और नगरों का ग्रामीकरण हुआ। परिणाम स्वरूप ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में अंतर कम हुए। शिक्षा का प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण कारण रहा ग्रामीण नगरीय सातत्य निरंतरता का, क्योंकि शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र में रूढ़िवादिता थी, जो परिवर्तन विरोधी प्रकृति थी, दृष्टिकोण था, वो चेंज हुआ। और गाँव के लोगों ने भी, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी परिवर्तन को स्वीकार किया, और उनका रहन सहन है वो भी शहरों जैसा हुआ, और इससे भी ग्रामीण नगरीय सातत्य निरंतरता को बल मिला। यातायात और संचार के साधनों का बहुत बड़ा योगदान रहा ग्रामीण नगरीय सातत्य में, क्योंकि इसी के कारण ही ग्रामीण और नगरीय लोगों का आपस में आदान प्रदान हुआ, आपस में अंतःक्रिया हुई और एक दूसरे के संपर्क में आई, और इन दोनों के बीच में अंतर है वो कम हुआ। तो ये कुछ एक कारण थे। अब इसके पश्चात हम आगे चलते हैं सेल्फ असेसमेंट सेशन में। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर डालना है कि छोटे गाँव की जनसंख्या कितनी होती है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनसंख्या के आधार पर गाँव को के प्रकार बताइए, गांव व नगर के में कोई दो अंतर बताइए, ग्रामीण नगरीय सातत्य से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण समाज क्या है, ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा को समझाएं। 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है।
और ये ऊपर 3 क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गाँव के विभिन्न प्रकारों पर नोट लिखें, 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ग्रामीण समाज को परिभाषित करते हुए ग्रामीण व नगरीय समुदाय में अंतर स्पष्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। किसी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका सॉर्ट आउट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।